करने वाले हैं न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, है ना। और आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, मीन्स थोड़ा बहुत फैमिलियर तो आप इससे हो। ठीक है, तो चीजों को हम लोग बिल्कुल इजी, जैसा मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से हम लोग जाएंगे, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना है वो 3 थेरीज आती है। पहला वेस्पर्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, दूसरा VVT और तीसरा MOT। ठीक है, ये तीनों थ्योरी इस मतलब इस पूरे चैप्टर का बोलते हैं ना कोर पार्ट है। अगर ये तीनों थ्योरी आपको आती है तो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनेंगे। उसके बाद तो बहुत सारे सब टॉपिक हैं, लाइक डायपोल मोमेंट है, फजान्स रूल है, देन हैनियन स्मिथ इक्वेशन है, फॉर्मल चार्ज कैसे ढूंढते हैं, ये रेजोनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर। अब हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल क्रच से स्टार्ट करेंगे, एकदम लोअर लेवल से। पहले आता है ये केमिकल बॉन्ड क्या है। अच्छा, पहले तो केमिकल हटा के सिर्फ बोलो बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे मैं आपको जो है टीच कर रहा हूं, मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझसे नॉलेज ले रहे हो और बदले में मुझे आप पैसे दे रहे हो, एम आई राइट। तो हमारे बीच में एक बॉन्ड बना, टीचर और एक क्या स्टूडेंट का। या पैसों को हटा दें कि मैंने आपको नॉलेज डिलीवर किया और आपने मुझसे नॉलेज लिया, मीन्स एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई। तो रिलेशनशिप किसका हुआ, टीचर और स्टूडेंट का। सिमिलरली केमिस्ट्री में जब डिफरेंट एटम के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कभी वो डोनेशन होता है, कभी वो शेयरिंग होता है, कभी वो लोन पेयर डोनेशन होता है फ्रॉम वन साइड, अगर ये इस तरह से रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। मींस बॉन्डिंग मतलब क्या, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। क्लियर टू यू, ये माइंड में सेट हो गया, गुड। अब इसको बुक के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग या व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, अ फोर्स विच बाइंड टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल, या ऐसे बोलोगे अ फोर्स विच बाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आया समझ में। क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। द फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स मींस एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। इज इट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। जैसे हम यहां देख रहे हैं वाटर है, क्लियर। वाटर किससे बना, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो देख रहे हो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से लिंकअप है ना, ये दिख रहा है आपको, एक 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 ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से लिंकअप है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ C2H6 है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंकअप है, तो ये लिंकअप क्या है, एटम्स लिंकअप है, एक मॉलिक्यूल्स बना लिए, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है, ये देखो एकदम घूमते हुए आपको बता रहा है। हाँ सर बहुत अच्छे। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट, वाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर मैं समझ गया, अ फोर्स विच बाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, या मैं ऐसे बोलूं, अ फोर्स विच बाइंड टू एटम इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। क्लियर। लेकिन ये एटम कंबाइन क्यों करेंगे, जैसे सर मैं आपको, जैसे आप मुझे नॉलेज दे रहे हो तो बदले में आपको भी कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे रीजन तो दिखता है कि हाँ भैया मुझे स्टूडेंट को नॉलेज चाहिए और टीचर को नॉलेज डिलीवर करना है, इन रिटर्न टीचर को कुछ मिलेगा और इन रिटर्न स्टूडेंट को भी कुछ मिलेगा, तभी तो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। तो फिर एटम को क्या मिलेगा भाई, ये एटम क्यों कंबाइन करेंगे, क्वेश्चन आता है कि ठीक है केमिकल बॉन्ड तो होगा लेकिन ये एटम कंबाइन क्यों करेंगे, तो इसके पीछे रीजन है टू गेन स्टेबिलिटी। हर एटम चाहता है कि वो अपना नियरेस्ट मोस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, इनर्ट गैस क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि ना वो किसी से रिएक्ट करते हैं, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, मतलब नोबल कंडीशन में होते हैं। तो हर एटम चाहता है कि अपने नियर बाय इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करे, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो एटम अगर पूछा जाए कि व्हाई डू एटम कंबाइन टू गेन स्टेबिलिटी,
तो वे स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे? दो कंडीशन में, जो दो मेन कंडीशन है, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी ओवरऑल एनर्जी अगर सिस्टम की डिक्रीज हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नहीं आया समझ में सर? देसी लैंग्वेज में समझाओ। बिल्कुल। अब आप खेल के आते हो, बहुत दौड़ धूप के आते हो, तो एटा सडन जब दौड़ दौड़ धूप के आते हो तो आप आके घर पे ऐसे ऐसे बैठ जाते हो, अब मेरे पास ताकत नहीं है। अब एटा सडन आपकी मम्मी बोलती है फिर से जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाओ, तो वहां से कुछ सामान ले, बोले मम्मी नहीं ताकत नहीं है। क्योंकि जैसे आप दौड़ के खेल कूद के आते हो, आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जब डिक्रीज हो जाती है तो आप ऐसे बैठ जाते हो, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में आ जाते हो। तो उसी तरह से मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ हो जाता है। तो अगर उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, वो ऐसे बैठ गए, आइडल सिचुएशन में आ गए, यानी वो स्टेबल हो गए। बोले अब भागा दौड़ी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर कोई पूछे कि स्टेबिलिटी क्या कैसे गेन करोगे, तो बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अब ये एनर्जी कंटेंट, ये जो डिक्रीज होता है एनर्जी, वो कैसे होता है? मींस ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर डिक्रीज कर जाती है, तब उस कंडीशन में जो होता है, केमिकल एटम कंबाइन करते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। बिल्कुल रीजन तो यही है कि व्हाई डू एटम कंबाइन? टू गेन स्टेबिलिटी। और दूसरा क्या है? बाय अटेंडिंग ऑक्टेट configuration, or other words you can say by attending nearest noble gas configuration। इनके लिए जो होता है, इस तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं कोई भी एटम। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। अब एक एक करके दोनों को डिफाइन करेंगे, कैसे एनर्जी डिक्रीज होती है। चलिए आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिख लिया कि कोई एटम है जैसे ए और दूसरा भी ए है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? A2 मॉलिक्यूल बना दिया, यानी इनके बीच में एक बॉन्ड वर्क कर रहा है। ठीक है। अब ये जो दो एटम अप्रोच करते हैं, बिल्कुल ए और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच किए, तभी तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, और कॉम्बिनेशन होके क्या बना? केमिकल बॉन्ड बना। तो मैंने बोला कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होती है? बाय डिक्रीज इन एनर्जी होती है। तो भाई इस सिस्टम को हम कैसे समझाते हैं? तो देखो, जैसे ही सपोज ये एक एटम है, क्लियर? एटम के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके क्या होते हैं? सपोज इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? गुड। अब दूसरा एटम भी मैं बना लेता हूं, वेट फॉर अ मोमेंट। ये आपका एक दूसरा एटम है, ठीक है। इसमें के पास भी न्यूक्लियस है, बहुत अच्छा। न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर बिल्कुल है। अब ये जब दो एटम अप्रोच करते हैं, तब क्या होता है? कितने टाइप के फोर्स जनरेट होने शुरू होते हैं? आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, और डिसिमिलर चार्ज व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ये दो एटम अप्रोच करते हैं, तो ये देख रहे हो, इस एटम का न्यूक्लियस, इसको मानना फर्स्ट और इसको माना सेकेंड, इनके बीच में सिमिलर चार्ज है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो कैसे कैसे फोर्स आ रहे हैं, कम्स इनटू प्ले। ओके, कैसे कैसे फोर्स आ रहे हैं आपको दिख रहा है? पहला क्या आ गया? फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। अब इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और इस एटम के पास भी है। फिर जब दोनों पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज, तो फिर से एक और फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम। हो गया। तो ये दो फोर्स तो आपको दिख गया, जब दो एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए आ गया। अब और भी कोई फोर्स है? हाँ। अब इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो तीसरा फोर्स आपको क्या देखने में मिलेगा? सर बहुत आसान है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में भी तो अट्रैक्शन होगा। अभी तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में देखा था, तो इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में भी तो होगा। यानी चौथा फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जब कोई एटम अप्रोच करते हैं दूसरे एटम की तरफ, तो चार न्यू फोर्स आपको दिखने में मिलते हैं, दो फोर्स ऑफ रिपल्सन और दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। अब ओवरऑल फोर्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, तो आपको पता है दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे। क्लियर? और अगर रिपल्सन होता तो दूर भाग जाते, कॉम्बिनेशन तो होता ही नहीं। यानी इफ नेट फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर।
तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो कितने नए फोर्स आ जाते हैं, 4 न्यू फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। एंड कौन कौन, 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड 2 फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। और अगर नेट फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, वो डिक्रीज कर जाती है। अब जब डिक्रीज कर जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करने लग जाती है। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करने लग जाती है यानी एटम अब कॉम्बिनेशन स्टेट पे आ चुके। अब कहते हैं कि मैं ऐसे स्टेट में आ गया, अब मैं हिलूंगा नहीं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका। जैसे अगर मैं बात करूं, एक H दूसरे H के पास आया और क्या बना दिया, H2 मॉलिक्यूल बना दिया। अब कहता है सर बस हो गया, अब हम पहुंच चुके, अब हम स्टेबल हो चुके, केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका। तो इस सिचुएशन में जो आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या समझ में, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं। डन सर, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आया, हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ थोड़ा और समझते हैं क्या होगा। अब जो मैं चीजें बताऊं उसको थोड़ा रिटर्न में देखो। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, जो अभी बताया 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। As a result, two atom approaches each other and the potential energy of the system what decreases। जो बताया समझ में आया, रिटर्न में भी है, हाँ सर। Ultimately a stage is reached where the net force of attraction balance the force of repulsion and the system acquires minimum energy। एक पर्टिकुलर, इसका कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके ये रुक जाते हैं, ये कहते हैं बस भैया अब केमिकल कॉम्बिनेशन होने वाला है या ओवरलैपिंग होने वाली है। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यानी इससे इसका डिस्टेंस और इसके न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस। और अगर थोड़ा और अंदर, अब बोलोगे सर यहीं क्यों रुकते हैं, आगे क्यों नहीं, क्योंकि एक मिनिमम डिस्टेंस है, इससे आगे अगर एंटर करोगे बच्चों तो ये जो न्यूक्लियस बाबा है ना, ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया, इससे ज्यादा होगा तो भाई अब मैं रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने लग जाएगा। यानी अब अट्रैक्शन ना होके अब क्या होगा, वो दूर भागने लगेंगे। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके ये केमिकल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, एटम कंबाइन कर लेती है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को आगे आप पढ़ने वाले होगे, इसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या आगे जाके पढ़ोगे इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। द लेंथ बिटवीन टू एटम्स, ये है ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है, इस जगह पे जाके केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी जो आपका होता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हमें चीजें समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। क्या बोला दैट, अब ये समझ में आया वर्ड, अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अ सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। ना तो आप पीछे भागेंगे ना तो आगे जाएंगे, अब हम इस कंडीशन में आ गए जहां केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट करता हूं कि दिमाग में आपकी चीजें एंटर हो जाए, बार बार आपको बुक पलटने की रिक्वायरमेंट ना हो। क्या समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सर फिगर से भी समझा सकते हो क्या, हाँ जैसे जो चीजें आप बताई बुक में मैं देखता हूं एक बड़ा सा फिगर दिया हुआ रहता है, तो उससे समझा सकते हो क्या, हाँ मैं बिल्कुल समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक न्यूक्लियस, एक एटम सपोज ए है, और दूसरा एटम मैंने ले लिया यहाँ पे बी है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस एटम ए के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इस एटम बी के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है क्या इनके बीच में फोर्स, क्या इनके बीच में फोर्स आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ सर होगा। अब एटम बी के न्यूक्लियस और एटम ए के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ मैंने मान लिया ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर बिल्कुल सही बात आप बता रहे हो। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ।
क्लियर, अट्रैक्शन हो गया। अब इनके ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, हाँ सर होगा। अब ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, हाँ रिपल्सन होगा। यानी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखा दिया और नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन भी दिखा दिया। ऊपर एक रिपल्सन, इसके ऊपर एक रिपल्सन, यानी टोटल कितने रिपल्सन हो गए, 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन और 2 फोर्स ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन हो गए। तो आ गया समझ में। और नेट फोर्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है। क्या चीजें समझ में आई, हाँ यस सर, चीजें समझ में आ गई है। डन सर, हाँ सर डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाओ। चलिए अब इस ग्राफ से समझते हैं। जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल जो चीजें बताई मैंने उसको अब ग्राफ से समझते हैं। जैसे मैंने H2 ले लिया, अब देखो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मैंने बोला ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचते हैं, अब बोलते हैं अब अगर अंदर गए तो भैया अब रिपेल होने लगेगा, दोनों न्यूक्लियस के पावर आ जाएंगे, यानी एक मिनिमम डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और उस जगह पे केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जहां केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या है, मिनिमम है। तो क्या बोला, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ लेके नहीं चला गया ऑन, क्योंकि एक मिनिमम डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। और अगर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, या एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। यानी लोअर एनर्जी स्टेट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देख लो यहाँ पे दोनों ने कंबाइन किया, और अगर बढ़ गई एनर्जी तो ये डिसोसिएट हो गए। क्या हमें समझ में आया, हाँ सर। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, यानी एटम कंबाइन करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। क्या हर तरीके से चीजें हमें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल। ग्राफ से समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब आते हैं कि हाउ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है कि एटम कंबाइन कैसे करने के बाद क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, तो क्या बोलोगे, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। डन सर, गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कौन मॉलिक्यूल नहीं बनाता, अभी बताया था नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये कभी भी आपका कंबाइन नहीं करते, विथ फ्यू एक्सेप्शन। जैसे जेनन के कंपाउंड आपको दिखेंगे क्लास 12 में, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो जेनन के कंपाउंड बनते हैं, लेकिन अदरवाइज हीलियम, उसके बाद नियन, आर्गन, इनके कंपाउंड जनरली नहीं बनते। इज इट क्लियर, हाँ सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why molecules are more stable than individual atom? Because molecules में atoms होते हैं, और atom क्या होते हैं, एक फोर्स के साथ बाइंड करते हैं, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन कब होता है, जब उनकी एनर्जी क्या होती है, लेस हो जाती है, और लेस हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। गुड। हाउ डू एटम कंबाइन, तो क्या होगा, एटम कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट सो एज टू एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉम्बिनेशन। अब जो हमने आने वाला है, अब दूसरा पढ़ेंगे, डिक्रीज इन एनर्जी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, एवरी एटम टेंड्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अटेंड द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे अगर मैं ले लेता हूं नियन, नियन आपको इनर्ट गैस है, गुड। तो नियन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये क्या है, स्टेबल कंडीशन है। तो हर एटम चाहेगा कि नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करे। जैसे मैं लिखूं सोडियम, तो सोडियम 11 हो गया, नियन के जस्ट पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 और 1। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो सोडियम कहता है कि नहीं मुझे नियन जैसा चाहिए, तो सोडियम कहता है मुझे नियन जैसा चाहिए। तो सोडियम बोलता है अगर मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, क्लियर, तो मैं क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता हूं, यानी अगर मैं Na+ बन गया तब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन के जैसा हुआ क्या, हाँ। तो अब Na को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जब लूज करना है तो एक कोई गेन करने वाला भी तो चाहिए। अरे भाई आप डोनेशन दोगे तो कोई डोनेशन लेने वाला भी तो होना चाहिए, यानी Na कहता है मुझे किसी लोग की जरूरत है,
तो उस लोग को वो ढूंढने जाएगा, उस एटम को वो ढूंढने जाएगा, और जहां उसको वो एटम मिल जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, Na+ में। तो Na+ में हुआ तो क्या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ? हाँ, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। हाँ, तो इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं दादा। चलिए, अब इसी में मैं थोड़ा सा इंक्लूड करता हूं। अब मैंने ले लिया आर्गन। आर्गन का क्या होता है? 18, ये भी इनर्ट गैस है। 288, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। मींस ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आर्गन के ही पास है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, 7 होता है, यानी एक कम है नियरेस्ट इनर्ट गैस से। तो क्लोरीन कहता है अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या मैं स्टेबल हो जाऊंगा? अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl- में, और Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 288। क्या ये नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया? हाँ, तो यानी क्लोरीन को भी कोई एक ऐसा आदमी चाहिए, या कोई आदमी तो नहीं, कोई एटम चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। तो अब और सोडियम को क्या चाहिए था? कोई ऐसा एटम चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। दोनों भाई एक दूसरे के पास गए, बोले आओ, मेरी भी नीड है और मेरी भी नीड है। इसलिए मैंने बोला एनीथिंग विच इज डन फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड अ बॉन्ड। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप नॉलेज गेन कर रहे हो, यानी मेरी भी कुछ नीड है और आपकी भी कुछ नीड है, इसलिए हम लोग के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना, स्टूडेंट एंड टीचर का। उसी तरह से Na की भी नीड है और Cl की भी नीड है। जब दोनों ने एक दूसरे का नीड फुलफिल किया तो क्या आया? केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, यानी NaCl के पास जाके Na+ बनाया और Cl जो है Na के पास जाके Cl- बनाया, यानी दोनों ने जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दिया? फाइनल मॉलिक्यूल क्या बना दिया? NaCl बना दिया। क्या ऑक्टेट रूल समझ में आया? यस। Generally, every atom tends to acquire 8 electron in its outermost shell. ये जनरली ऑक्टेट रूल होता है, लेकिन ऑक्टेट रूल के भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट पहले आप समझ चुके हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है। हाँ, लेकिन कुछ के केस में ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट रूल आता है। जैसे अगर हाइड्रोजन का केस ले लूं, लिथियम का केस ले लूं, बेरिलियम का केस ले लूं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम के पास जो दादा भाई इनर्ट गैस होता है ना, वो हीलियम होता है। बेचारे के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये ऑक्टेट रूल नहीं, ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं? डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। तो घबराना नहीं है, एक डुप्लेट रूल भी है, क्योंकि एवरी एटम टेंड्स टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच स्टेबल नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो इन लोगों के पास बेचारे हीलियम ही है, और हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस केस में कौन सा रूल लग जाता है? डुप्लेट रूल लग जाता है। क्या चीजें हमें समझ में आई? क्या हमें समझ में आया केमिकल बॉन्ड क्या है? क्या हमें समझ में आया केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? यस, क्यों होता है केमिकल कॉम्बिनेशन? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे? बाय डिक्रीज ऑफ व्हाट? एनर्जी। अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, या टू गेट नियरेस्ट, टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में से अगर कोई भी चीजें ये एटम कर सका तो हमें समझ में आता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। और ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ ही चलती है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, ऑक्टेट रूल भी फॉलो होंगे, और ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज ही होगी। बस आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे उससे आप समझ लो। डन सर? हाँ सर, डन। बात तो आप सही बोल रहे हैं, चीजें हमें समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। जब चीजें समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि अब इस टॉपिक में क्या क्या थेरीज हैं, थेरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो आप पढ़ने वाले होंगे। पहला इंफेरिकल अप्रोच है, जिसको पहला बोलते हैं लुईस कोसेल अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। मींस जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, सबको पता है सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। दूसरा क्या है? अभी आपको बताया था VSEPR थ्योरी, वही है। अब क्वांटम अप्रोच क्या है? VBT और MOT। मतलब ये 4 चीजों से ही चैप्टर बना है, जो मैंने आपको बताया। इसमें से 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल। क्या क्या? VSEPR, VBT और MOT। अगर इन तीनों पे आपने कमांड रखा तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पर मैं एक एक करके सारा बताता हूं, ठीक है? चलिए सर,
आइए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बोलता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। जैसे सोडियम के पास, अगर मैं बात करूं सोडियम, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पूरे 11 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में? नहीं। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 281, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं आते। इज इट क्लियर टू यू? यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जिसको लुईस और कोसेल अप्रोच कहते हैं। तो यानी जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने क्लास 10th में भी लिखा होगा, उसको लिखने बोलते थे ना, तो हम लोग क्या लिखते थे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को शो करते थे। जैसे यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, मैं आपको और एक बता, जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, 2 एंड 4। तो जो डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे वो किसमें क्या शो करेंगे? 6 नहीं 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो देखो कार्बन के लिखे हैं 1 2 3 4। उसी तरह से हाइड्रोजन के 1 होते हैं, वो लिखे हैं। लिथियम के 1 होते हैं, वो लिखे। अभी बताया सोडियम के 1 होते हैं। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, मींस इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं और वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करे। तो कभी कभी ये क्या करते हैं? लूज करते हैं, जैसे सोडियम ने लूज किया। कभी ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। और कभी ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो बाय लूजिंग और बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, और इन्हीं चीजों को बाइफरकेट करके बताया गया है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहीं से एग्जिस्टेंस आया टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जैसे अगर एक साइड से क्या बोलते हैं लॉस और एक साइड से गेन हो, तो उस केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। डायरेक्ट जो होते हैं लॉस और गेन है। अगर शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर वन साइड शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चीजें समझ में रिलेट हो रही है? और ये क्या हो रहा है? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कहां से आया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस कोसेल अप्रोच। क्या चीजें हमें समझ में आ रही है? क्या मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं बच्चों? क्या अगर कहीं स्लिप ऑफ टंग हो चुका है तो बच्चों आई एम सो सॉरी, क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी इंसान क्या होता है, धारा प्रवाह बोलने लग जाता है बच्चों। लेकिन जो मैं कंटेंट बता रहा हूं उसमें कहीं कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चीजों को बिल्कुल देसी तरीके से समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चंस बनने की गारंटी मेरी है। मींस मैं अपने तरफ से क्वालिटी कंटेंट आपको दूंगा, रिजल्ट करने की गारंटी आपकी है। सक्सेस होने की गारंटी आप खुद लो, मुझसे मत लो। इस सफलता की गारंटी मैं नहीं दे सकता। स्टूडेंट आप हो तो सफलता की गारंटी आप खुद लो। ठीक है, थोड़ा टाइम पास करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो, जब फ्री हो जाए, जब मन लगे, पढ़ने का समय आ जाए, थोड़ा वीडियो ऑन करो और थोड़ा सा समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूं, मुझसे बहुत बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े टीचर बैठे हैं। जहां भी आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जहां भी आपको समझ में मिले, आप जरूर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या हमें यह समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पढ़ लो, वही लिखा होगा। In the formation of a molecule, only the outermost cell electron take part in chemical combination, as they are called valence electron. The inner cell electron are well protected and these are generally not involved in the bond formation. आया समझ में? गॉट इट? हाँ सर, बिल्कुल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना आया। जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। बहुत अच्छा। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व होते हैं जस्ट मैंने बताया। जैसे मैं अगर Na का लिख लूं तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। और इस साइड अगर मैं क्लोरीन लिखता हूं तो आपको पता है, अभी बताया था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6 और 7। अब क्लोरीन को अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, क्लोरीन को अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉम्बिनेशन, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम ने बोला ले लो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो जो देने वाला होता है उस पर कौन सा साइन हुआ? प्लस का साइन। और जो लेने वाला होता है उस पर कौन सा साइन हुआ? माइनस का साइन। क्या केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ? हाँ सर, केमिकल कॉम्बिनेशन
हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो देखा किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ सर। अब कोई और ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं भाई Cl2। अब क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही कंबाइन किया, तो क्लोरीन कहता है भाई मेरे पास 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा क्लोरीन कहता है मेरा भी कंडीशन भाई साहब यही है, मैं भी क्या करूं, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या कोई डोनेट करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों ही कम है। तो अब वो कहता है घबराओ मत, एक और हमारे पास फंडा, शेयर कर लेते हैं। तो तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मुझे दो, तो दूसरा और मेरा इलेक्ट्रॉन तुम भी थोड़ी देर के लिए लो। तो यानी ये शेयरिंग होगा। यानी आपने अपनी मैथ की बुक अपने फ्रेंड को दी, बदले में उससे साइंस की बुक ली। अब अगर उसने आपकी बुक को डैमेज किया तो आप भी तो उसकी बुक को डैमेज करोगे। ये एक सिक्योरिटी भी तो हो गया। थोड़ा तुम लो, थोड़ा मैं लेता हूं, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? बिल्कुल। तो यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। हाँ, ये देखो इस तरीके से हो गया। बहुत अच्छी बात है। चीजें समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग, यानी ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब जैसे भाई साहब NH3 बन गया। NH3 बनने के बाद आपको पता है इसने अपना कंप्लीटली ऑक्टेट फुल करके रखा है। जैसे NH3 मैंने बना दिया। अब फुल करने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया। याद करो पीरियोडिक टेबल में मैं बताया था, ग्रुप 15 16 और 17 के एलिमेंट हो तो इनके पास लोन पेयर होते हैं। 13 के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन NH3 के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो दूर एक कोने में बैठा हुआ H+ आ रहा है। ठीक है, वो कहता है भाई मेरे पास तो H+ मतलब H के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, वो भी दे दिया। बेचारा प्रोटॉन चुपचाप बैठा, बोला भाई मैं क्या करूं? तो NH3 बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास 2 चपाती बची हुई है, आओ ले जाओ। ये इसको दे दिया वाया व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये वन साइड शेयरिंग हो गया, तो इससे कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने डोनेशन किया, एक ने गेन किया, तो क्या बना? आयनिक बॉन्ड। इसने शेयर किया तो क्या बना? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पे क्या बन गया आपका? NH4+ बन गया। तो देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेट आ गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी से। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हमें चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ। अरे भाई ऐसे घूमता हुआ नहीं जाएगा, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा। तो जब आप फुलफिल हो गए, लेकिन आपके पास फिर भी थोड़ा खाना बचा हुआ है, तो गरीबों में बांट दो, दूसरे किसी जरूरतमंद में दे दो। तो इसी तरह से NH3 के नाइट्रोजन ने किया, बोला मेरे पास लोन पेयर है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ले जाओ भाई, मैंने दे दिया अपने साइड से। फुल डोनेशन नहीं किया, शेयरिंग फ्रॉम वन साइड है। ठीक है, इसने दे दिया इसको कि आओ मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एसोसिएट रहो, कल को कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरी भी मदद करना। तो आया क्या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसिया में समझ में आई? टाइप ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेट आया? हाँ सर बिल्कुल, टाइप्स ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेट हमें आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बता सकते हैं? सर बिल्कुल बताओ। चलिए पहला तो हम लोग बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड। हाँ सर बिल्कुल, आयोनिक बॉन्ड को ही हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस सर, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर। डोनेट कौन करते हैं? मेटल। और एक्सेप्ट कौन करते हैं? नॉन मेटल। यानी जो आयनिक बॉन्ड बनने वाला है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन बनेगा, यानी 2 डिफरेंट एटम के बिटवीन बनेगा। ध्यान रखना अभी जो मैंने किया। दूसरा हमारा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? शेयरिंग, और शेयरिंग हमेशा क्या होते हैं? इक्वल लोगों में होती है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा नॉन मेटल्स के बिटवीन बनते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। अब बोलोगे सर नॉन मेटल्स के बीच में बनते, तो मेटल्स के बीच में क्या बनता है? अगर एक मेटल एक नॉन मेटल हो तो आयनिक बॉन्ड हो गया, 2 नॉन मेटल हो तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मेटल्स हो तो याद रखना मेटल मेटल के जो बीच में बॉन्ड होता है उसको भी तो हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? मेटलिक बॉन्ड। सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराने की बात नहीं। एक और अभी बॉन्ड बना, अगर एक साइड से लोन पेयर डोनेशन हो, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा हो, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जरूरत पड़े तभी बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। तो कौन कौन से बॉन्ड? आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 4 इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़कर भी बहुत सारे बॉन्ड हैं जो कभी कभी ऑक्टेट रूल को सेटिस्फैक्शन में यूज होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा, बनाना और ब्रिज बॉन्ड मिलेगा,
क्लियर, सिंगलेट लिंकेज मिलेंगे, बैक बॉन्ड मिलेगा, सिनर्जिक बॉन्ड मिलेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी नाम सुने हो। खैर हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चा बॉन्ड नहीं है, वो एक फोर्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इज इट क्लियर? क्या चीजें हमें समझ में आ गई? क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? हाँ सर, एटम क्यों कंबाइन करते हैं? स्टेबिलिटी को गेन करके, बाय डिक्रीज इन एनर्जी और टू गेट नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ फोर्स विच बाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके सारे बॉन्ड को डिफाइन करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? तो चलो रिवाइज करते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।